आज हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने सिंपली इंक्लूड किया एसटीडी.h और मैट.h। जब भी हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं हमें डबल डेटा टाइप यूज करना चाहिए। और हमारा जो मैट.h है, मैट.h की जितनी भी वैल्यूज है वो डबल डेटा टाइप में रिटर्न करता है। तो हमने यूजर से इनपुट किया रेडियस और एंगल इन डिग्रीज, और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ पे हम डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हमने x और y की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। जब हमने रन किया तो हमने नोन वैल्यूज इनपुट की, जैसे हमने एंगल दिया 90 डिग्री और रेडियस दिया 1। अब cos 90 होता है 0 और sin 90 होता है 1। इसका आंसर में एक वैल्यू मिलेगी 1 यानी साइन थीटा वाली, और एक वैल्यू मिलेगी 0, यहाँ पे cos थीटा अप्लाई हुआ है। अब 45 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं। अगर हम 45 डिग्री इनपुट करें तो दोनों वैल्यू सेम मिलेंगी, तो हमें दोनों वैल्यू सेम मिल रही है। अब 0.2f की जगह अगर आप चाहें तो 0.16 LF भी लिख सकते हैं, तो 16 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। हमने कहा 1 और 90 डिग्री, या बेहतर कि मैं इनपुट करें 1 और 45 डिग्री, तो वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर अप टू 16 डेसिमल प्लेसेस। गलती से अगर आपने फ्लोट डेटा टाइप यूज किया होता तो केवल 8 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर करेक्ट होता, जबकि यहाँ पे आपको आंसर 16 प्लेसेस तक करेक्ट मिलेगा। दोस्तों अब हम रिवर्स ऑपरेशन करना चाहेंगे। हमें रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन परफॉर्म करना है, यानी हमें यूजर इनपुट करेगा x और y, और x और y की मदद से हमें r और थीटा फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे मैंने इसको भी स्क्वायर कर दिया। अब हम इनको आपस में ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन में आर स्क्वायर कॉमन है, हमने आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब हमने स्कूल में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। देयरफॉर ये फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर हमें आर फाइंड करना है तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब हमने क्या किया, y इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा, अपॉन कर दिया x को, जो हो गया आर कॉस थीटा। अब आर आर दोनों में से कैंसिल हो गया, तो मतलब हुआ टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स। हमें 12th क्लास में पढ़ाया गया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देयरफॉर थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, सभी में टेन इनवर्स को हम कहते हैं ए टेन, यानी आर्क टेंजेंट। तो एक बार हमें फॉर्मूला समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो अब हम प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहेंगे इसकी, कि कैसे हम रेक्टेंगल को पोलर में कन्वर्ट करें। तो हमने हमेशा की तरह हेडर फाइल इंक्लूड की, कुछ वेरिएबल डिफाइन किया। अब हम यहाँ पे यूजर से कहेंगे एंटर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। यहाँ पे हम यूजर से एक्स वाई पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम बीच में स्पेस दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूजर बीच में कॉमा दे तो यहाँ पे भी कॉमा आना चाहिए, तो एक वैल्यू एक्स में आ जाएगी, एक वैल्यू वाई में आ जाएगी। अब जैसा कि टीचर ने आपको फॉर्मूला सिखाया वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें आर कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ एक्स कॉमा टू प्लस पावर ऑफ वाई कॉमा टू। ऐसे दोस्तों थीटा का हमने फॉर्मूला आपको सिखाया ए टेन यानी आर्क टेंजेंट ऑफ वाई बाय एक्स। लेकिन परेशानी क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियंस में आएगा। हियर
वैल्यू ऑफ क्यू इज इन रेडियंस, तो हम लिखेंगे q इक्वल टू q इंटू 180 अपॉन m अंडरस्कोर पाई, कन्वर्टिंग टू डिग्रीज या कन्वर्ट टू डिग्रीज, जो भी आप कहना चाहें। अब हमें इन वैल्यूज को शो करवाना है, तो हम लास्ट में प्रिंट करवाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम कहेंगे कि हमें r इतना मिला और q इतना मिला, तो हमें यहाँ पे r प्रिंट करवाना होगा और q प्रिंट करवाना होगा। प्रोग्राम तैयार है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसे कंपाइल किया जाए और रन किया जाए। दोस्तों, अब मैं दे रहा हूँ x और y को 0 और 1, जैसे कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो x में दे रहा हूँ 0 और y दे रहा हूँ मैं 1। तो सिस्टम कह रहा है कि रेडियस होना चाहिए 1 और एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 90 डिग्री पे ये सिचुएशन आ रही थी। अच्छा, अब मैं सिस्टम से कह रहा हूँ फिर से कि x से हमारा 0.707 और y भी है 0.707। तो आप देख सकते हैं, मैं सिस्टम कह रहा है कि रेडियस आपका 1 है और एंगल 45 डिग्री है, यानी हमारा जो रिवर्स प्रोग्राम है वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि अगर हमें पॉइंट ए दी गई है तो वो पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल कहाँ लाई करती है। हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा सेंटर, जिसको हम वो कहेंगे एक्स और वाई, रेडियस को आर, और एक पॉइंट दी रहेगी ए। अब 2D ज्योमेट्री में 2 पॉइंट्स होते हैं x1 y1। अगर 3D होता तो 3 पॉइंट होते x1 y1 z1। अब इस क्वेश्चन को पहले हमें फिगर से समझना होगा। तो अगर मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ तो पहले मैं फिगर से सोच लूंगा कि वो मुझसे पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम लॉजिक नहीं सोच पाएंगे तब तक प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास कहीं एक सर्कल है। अब हर सर्कल का एक सेंटर होता है दोस्तों, तो इस सेंटर को कह रहे हैं एक्स वाई। इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उस रेडियस को वो आर कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कहीं कोई पॉइंट होगी एक, हालांकि पॉइंट कहीं भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं उस पॉइंट को यहां मान रहा हूं। अब उस पॉइंट्स की वैल्यू है x1 y1। अब होता क्या है दोस्तों, भाई डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। तो मैं स्टूडेंट हूं, मैं इंटरव्यू में बैठा हूं, तो मैं तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आता होगा। तो इंटरव्यू ये चेक करना चाहता है कि क्या आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है कि नहीं। तो दोस्तों, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब हमें डिस्टेंस मिल गया। कंपेयर इट विथ रेडियस r। अब भाई तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो d और r बराबर होंगे, या तो d लेस देन r होगा, या d ग्रेटर देन r होगा। अगर d और r बराबर हैं तो मतलब हमारा जो पॉइंट d है वो सर्कमफ्रेंस पे है, यानी जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस d भी है। अगर d छोटा है तो मीन्स वो इनसाइड द सर्कल है। जबकि अभी जो मैंने फिगर बनाया दोस्तों, हमारे इस फिगर में d ग्रेटर देन r है, तो मतलब हमारी जो पॉइंट है
वो आउटसाइड द सर्कल है। तो सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि कैंपस में आपको ये पता होना जरूरी था कि हाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस। अब क्योंकि लॉजिक समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो गया। इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमेशा की तरह कॉमन रहेंगी। अब क्योंकि यहाँ पे भी मैथमेटिकल स्किल्स यूज करें तो मैथमेटिक्स में रिक्वायर्ड रहेगी। तो हमें वेरिएबल्स चाहिए इंट x1 y1 कॉमा xy कॉमा रेडियस। रेडियस पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो डबल डिस्टेंस कॉमा रेडियस। हालांकि कोऑर्डिनेट्स भी पॉइंट्स में हो सकते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स में है। तो प्रिंट एफ एंटर सेंटर ऑफ सर्कल एक्स वाई। तो हम यूजर से रिक्वेस्ट करें कि यूजर आप इनपुट कीजिए एक्स और वाई को, परसेंट डी और एक्स कोमा वाई। अब हम यूजर से कहेंगे एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल आर। अब क्योंकि ये डबल में है दोस्तों, तो यहाँ पे परसेंट डी नहीं आएगा, यहाँ आएगा परसेंट एल एफ, जो कि हम इनपुट करवाएंगे वेरिएबल आर में। अब हमें पूछना पड़ेगा पॉइंट ए, एंटर वैल्यू ऑफ पॉइंट ए x1 y1। तो यहाँ पर हमने कर दिया x1 और यहाँ पर हमने कर दिया y1। तो जो जो पैरामीटर्स में रिक्वायर्ड थे वो पैरामीटर्स हमने इनपुट कर लिया। अब एक बार जो पैरामीटर्स इनपुट हो गए तो वी टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला समझे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस। तो d इक्वल टू स्क्वायर रूट पावर ऑफ x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस पावर ऑफ y माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे दोस्तों, y माइनस y1 इंटू y माइनस y1। आपको जो भी तरीका पसंद हो कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अब हमें इफ कंडीशन आती है, इफ ब्रैकेट एल्स इफ ब्रैकेट और एल्स ब्रैकेट। तो हमें पहली कंडीशन क्या थी कि डी और आर बराबर हो, फिर था डी लेस देन आर हो। अब अंतिम कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोनों कंडीशन फिल हो गई तो अंतिम कंडीशन वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे पॉइंट ए लाइज ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब इसी मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ पॉइंट ए लाइज इनसाइड सर्कल। अब कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो डेफिनेटली वो आउटसाइड द सर्कल है। तो यहाँ पे प्रिंट होगा पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। प्रोग्राम तैयार है, इसे रन करके चेक करना होगा। तो न्यू और एम्प्टी फाइल, ये हमारा आज का थर्ड प्रोग्राम है और ये है पॉइंट इन द सर्कल डॉट cpp। मुझसे सेंटर ऑफ सर्कल मांग रहा है, तो मैंने कहा 0 0।
कुछ मिस्टेक मैंने कॉमा दे दिया, जबकि कॉमा इनपुट में नहीं देना था, हमें देना था कुछ ऐसा 0 स्पेस 0। मुझसे रेडियस पूछा तो मैंने कहा 5। अब दोस्तों मुझसे पूछा कि पॉइंट x1 कहाँ पे है, तो पॉइंट x1 में दे रहा हूँ 3 स्पेस 4 पे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 आता है 5, जिस कारण से दोनों मैच कर गए। तो सिस्टम कह रहा है कि भाई भूपेंद्र, तुमने जो पॉइंट दी वो एग्जैक्टली सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रही है, क्योंकि जानबूझ के मैंने एक ऐसी वैल्यू दी जो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 आता है, तो सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है। फिर से इसे रन करते हैं। फिर से मैं ओरिजिन दे रहा हूँ 0 0, रेडियस में दे रहा हूँ 6, जबकि पॉइंट में दे रहा हूँ 3 4। तो सिस्टम कह रहा है कि अब आपका रेडियस क्योंकि 6 है और डिस्टेंस आएगा 5, तो जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है। अच्छा, फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम दे रहे हैं 0 0, रेडियस दे रहे हैं 4, और यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हैं 3 4। तो आप देख सकते हैं हमें आंसर मिल रहा है आउटसाइड द सर्कल। आप लोग कुछ डिफरेंट वैल्यूज के साथ भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन जब हम टेस्टिंग करते हैं तो नोन वैल्यूज हमें पता हो वैल्यूज, उसके लिए ट्राई करते हैं। तो क्योंकि मुझे पता था कि इन वैल्यूज पे ये आंसर आएगा, इस कारण से मैंने ये वैल्यू ट्राई की है। दोस्तों अब हमें क्वेश्चन देखना है कैलेंडर के बेसिस पे। तो हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रहेगा, गिवन ऑन 1 जनवरी 2021 इट्स फ्राइडे। नाउ टेक number of days since 1st January 2021 and print the day, कि उस डे कौन सा होगा। अब इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, अगर हम कैलेंडर में ध्यान से देखें, अगर हम जनवरी में वापस आ जाएं, अगर पहली तारीख को फ्राइडे था तो 8 को फ्राइडे आएगा, फिर 15 को फ्राइडे, फिर 22, फिर 29। तो टेक्निकली होता क्या है दोस्तों, 8 माइनस 1, देखिए कैलेंडर अगर हम फिर से देखें तो 8 माइनस 1 आएगा 7, रिमाइंडर 7। हम जानते हैं कि 7% 7 रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आए तो मीन सेम डे एस ऑफ 1 जनवरी। दोस्तों काश 9 तारीख होती तो 9 माइनस 1% 7, तो हमें रिमाइंडर मिलता है 1, मीन्स 1 डे आफ्टर नेक्स्ट डे आफ्टर फ्राइडे। तो दोस्तों इसका मतलब कि 9 को क्या था, सैटरडे था। चेक करके देखिए 9 को सैटरडे था कि नहीं। 9 को सैटरडे था। 10 को संडे क्यों आया, क्योंकि 10 माइनस 1% 7, 2 days आफ्टर फ्राइडे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, संडे। तो ऐसे टीचर पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक सोचने समझा रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं। अब इसका एल्गो क्या होगा, हमें यूजर से पूछना पड़ेगा इनपुट नंबर ऑफ डेज सिंस 1 जनवरी, जिसको हम डेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्टेप 2 हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू, अच्छा रिमाइंडर को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, कंप्यूट रिमाइंडर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1। बस ठीक है, अंडरस्टूड है। तो रिमाइंडर हो गया जो भी यूजर ने डेज इनपुट किए -1% 7। अब %7 क्यों, सिंस अ वीक कंटेन्स 7 days, इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे।
अब स्टेप 3 दोस्तों, हमें इफ कंडीशन लगानी होगी, लेकिन कितना अच्छा होता है कि हम यहाँ पे एरे का यूज करते हैं। अच्छा चलिए पहले मैं सिंपल तरीका सिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिमाइंडर का 0 बचा है, तो हम प्रिंटफ में लिखेंगे, हालांकि लॉजिक में कभी भी प्रिंटफ नहीं लिखना चाहिए। मैं लिख लेता हूँ प्रिंटफ कि वो फ्राइडे ही था। अब एल्स इफ अगर रिमाइंडर 1 है तो प्रिंट हो कि वो सैटरडे था। ऐसी एल्स इफ रिमाइंडर अगर 2 हो तो प्रिंट होगा कि संडे था। ऐसे चलते चलते दोस्तों आपको कंडीशन देनी पड़ेगी रिमाइंडर 6 तक, क्योंकि जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 तक बच सकता है। तो अगर रिमाइंडर 6 है तो वो थर्सडे होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 0 पे फ्राइडे था, तो अगला दिन सैटरडे आएगा, फिर संडे, अब संडे के बाद वापस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अब आईटी इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है करेक्ट प्रोग्राम और एक होता है एफिशिएंट प्रोग्राम। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले एरे सिखाया था। अगर हम यहाँ पे एरे यूज किया होता ना दोस्तों, तो हमें इतनी सारी इफ कंडीशन नहीं लगानी पड़ती। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि एल्गो करेक्ट तो है बट नॉट एफिशिएंट। लेकिन सेकंड में एल्गो लिख रहा हूँ दोस्तों के लिए जो करेक्ट भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। तो देखें कैसे हमारा नेक्स्ट एल्गो काम करेगा, करेक्ट एज वेल एज एफिशिएंट। आपको मैंने कुछ दिन पहले एरे सिखाया था, तो मैं कुछ एरे ऐसा एरे बना दूंगा। एरेस का मैं नाम दूंगा डी ऑफ साइज 4। इसे हम 2D एरे कहते हैं दोस्तों। 2D एरे में रो साइज ऑप्शनल होती है, कॉलम साइज जरूरी होती है। तो मैं यहाँ स्टोर करूंगा कुछ ऐसा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बस। अब आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने फ्राइडे से क्यों शुरुआत की। ये क्वेश्चन में गिवन था। देखिए गिवन है कि फर्स्ट जो डे था वो फ्राइडे था। हो सकता है कि एग्जाम में जब आप बैठे तो 1970s दिया हो सकता है कि 1970 में पहले दिन मंडे रहा हो। तो जो डे आपको गिवन है दोस्तों उसको 0 मानोगे। तो क्योंकि मुझे फ्राइडे गिवन था तो फ्राइडे मेरा पहला दिन कहलाएगा। और हम जानते हैं कि एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो जब मैंने एरे बनाया तो फ्राइडे का इंडेक्स हो गया 0, सैटरडे का इंडेक्स 1, संडे का इंडेक्स 2, ऐसे चलते चलते थर्सडे का इंडेक्स 6। अब हमें इफ कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट एफ डे इज परसेंट एस। हालांकि एल्गो में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब हम लिख सकते हैं एरे का नाम, तो एरे का नाम है डी ऑफ आर। यहाँ पे डी एरे का नाम है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इनपुट किया होता 10 डेज, तो कंप्यूटर परफॉर्म करता 10 - 1 परसेंट 7, तो रिमाइंडर आता 203। 10 - 1 9 परसेंट 7 यानी 2 रिमाइंडर आता। अब 2 इंडेक्स पे क्या है, 2 इंडेक्स पे संडे है, तो सिस्टम पहले एरे का नाम दिखता और हम देख सकते हैं कि मैंने एरे का नाम डी दिया हुआ है। फिर इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर मैंने क्या दिया 2, तो ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2 है। तो सिस्टम कहता कि जो 10th डेट था उसमें संडे आता। अब इसमें एडवांटेज हुआ
नो नीड टू यूज इफ कंडीशन। कारण क्या कि कॉन्टेस्ट जब ऑनलाइन होते हैं तो उसमें स्पीड होती है चेक। तो जब कई लोगों के प्रोग्राम सही होते हैं तो वो चेक करते हैं कि किसका प्रोग्राम कम समय में कंप्लीट हो गया। तो जो भी हमारे फ्रेंड एरे यूज करेंगे उनका प्रोग्राम पहले कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी क्योंकि वी हैव टू क्रिएट एन एडिशनल एरे। तो दोस्तों इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, गिवन 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं, इससे हम पॉइंट बी कह देते हैं, इसे पॉइंट सी कह लेते हैं। यू हैव टू चेक दे बिलोंग टू स्ट्रेट लाइन और नॉट। तो दोस्तों मैं 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तब ये 11th क्लास में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें चैप्टर था लाइन। तो हमें छोटा सा फिगर्स समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। भाई दो ही चीजें होंगी, या तो स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी। तो केस वन, नॉट स्ट्रेट लाइन। तो मैं पॉइंट्स को कहीं भी बना देता हूं। जैसे यहां पे मैंने पॉइंट ए बना दिया, यहां पॉइंट बी बना दिया और यहां कहीं पॉइंट सी बना दिया। अब हम सभी जानते हैं कि इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाए तो एक ट्राइंगल बन जाएगा दोस्तों। अब अगर ये ट्राइंगल बन गया तो डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ एरिया होगी। तो दोस्तों इसका नाम मैंने क्या दिया था, x3 y3, इसका नाम था x2 y2 और इसका नाम था x1 y1। अब आपको मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉर्मूला घर में सोचें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, चलिए मैं आपके लिए एल्गो भी लिख देता हूं। तो एल्गो क्या होगा दोस्तों, इनपुट, हमें इनपुट करवाना पड़ेगा इन सभी पॉइंट्स को। हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबको फाइंड इनपुट करना पड़ेगा। स्टेप 2 में फाइंड एरिया, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ एरिया आएगा। तो दोस्तों हमें एक इफ कंडीशन लगानी है। अगर एरिया 0 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो प्रिंट करेंगे नॉट फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर एरिया 0 आ गया दोस्तों तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं केस 2 की। हालांकि इसी में हमने केस सेकंड देख लिया था कि पॉइंट्स हमें ऐसी दी हुई हैं, हमें पॉइंट्स ए यहां दी हुई है, यहां पॉइंट बी और यहां पॉइंट सी। तो तीनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। अब क्योंकि तीनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी तो डेफिनेटली एरिया क्या आएगा, एरिया 0 आएगा। क्योंकि एरिया 0 आएगा इस कारण से ये स्ट्रेट लाइन पे। अब दोस्तों मेथड सेकंड भी अवेलेबल है। आप सभी से मैंने कुछ दिन पहले स्लोप का फॉर्मूला पूछा था।
स्लोप ऑफ लाइन, मान लो ये 45 डिग्री पे, फॉर एग्जांपल मान लो 45 डिग्री पे है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और हम स्लोप फाइंड करें किसके बीच में, हम स्लोप फाइंड करें ए बी के बीच में और किसके बीच में, बी सी के बीच में। तो हम यूजर से सबसे पहले इनपुट करवाएंगे, तो सबसे पहले इनपुट करवा लो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि इनपुट करवाना है हमें। अब स्टेप 2 में स्लोप निकाल लो, पहले ए बी का स्लोप। अब स्लोप का फॉर्मूला मैं आपको लोगों को नहीं बताऊंगा कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे ही दोस्तों बीसी का स्लोप निकाल लो। अब रूल कहता है कि अगर दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे हैं तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, क्या स्लोप ए बी और स्लोप बी सी बराबर है या नहीं। अगर स्लोप ए बी और बी सी बराबर है तो वो स्ट्रेट लाइन पे है, और अगर स्लोप बराबर नहीं है तो मीन्स वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब जब मैं इंटरव्यू में बैठूंगा तो इनमें से मैं कौन सी टेक्निक को रिकमेंड करूंगा, मैं इसे प्रेफर करूंगा। कारण कि एरिया कंप्यूट करने में बहुत बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, जबकि इस टेक्निक में हमें सिंपली दो स्लोप निकालने हैं और हमें स्लोप को कंपेयर करना है कि स्लोप बराबर आ रहा है या नहीं। तो कंक्लूजन निकला कि 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं, उसके 2 तरीके हैं, या तो आप उन पॉइंट्स का एरिया निकाल लो या उन पॉइंट्स का स्लोप निकाल लो, ए बी और बी सी का स्लोप। अगर ए बी और बी सी का स्लोप बराबर है तो वो स्ट्रेट लाइन पे है, अगर स्लोप सेम नहीं है तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगी। करना दोस्तों में स्ट्रिंग को कॉपी करना है दूसरी स्ट्रिंग में, तो लॉजिक क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करवा लेंगे, इनपुट जैसे स्ट्रिंग एन। स्टेप 2 में हम फाइंड कर लेंगे, एक लूप चलाएंगे, लूप आई इक्वल टू 0 से लेके जब तक कि एन आई नॉट इक्वल टू स्लेस 0, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग का एंड स्लेस 0 से होता है। हम मान के चलते कि दो स्ट्रिंग है, लेट वी हैव स्ट्रिंग n कॉमा m, दो स्ट्रिंग है n और m। हम सिस्टम से सिंपली क्या कहेंगे कि n की आई में क्या आ जाए, जो भी n की आई में है। अच्छा, कभी कभी कैंपस में लिखा जाता है कि मैं अपर केस में कॉपी करना है, कॉपी इन अपर केस, तो उस केस में इफ कंडीशन आ जाएगी कि अगर एन आई स्मॉलर केस में हो तो उस केस में एम आई में आ जाए एन आई माइनस 32, क्योंकि हम जानते हैं कि लोअर केस लेटर्स में से 32 सब्सट्रैक्ट करने पे अपर केस बन जाता है। लेकिन अगर कंडीशन मैच ना हो तो उस केस में सिंपली ऐसा कॉपी करना है। तो एक प्रोग्राम मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, एक प्रोग्राम आपको घर में ट्राई करेंगे। तो दो तरह से कॉपी कर सकते हैं, तो सेम कॉपी, यहाँ पे मैं एग्जिट कॉपी सिखा रहा हूँ, जबकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं कॉपी इन अपर केस। अच्छा, जो जब लूप एंड हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, एट द एंड ऑफ लूप, आफ्टर एंड ऑफ लूप मैनुअली कॉपी, मैनुअली इंसर्ट स्लैश 0। सब कुछ कॉपी होने का स्लैश 0 कॉपी नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि m की आई में स्लैश 0 आ जाए और फिर हम प्रिंट करवाएंगे, n को भी प्रिंट करवाएंगे और m को भी प्रिंट करवाएंगे और हमारा लॉजिक फिनिश हो जाएगा। अब जो आपको मैंने एल्गो समझा है, इसी को हम फिगर से भी समझ सकते हैं। हमें यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है दोस्तों n। हम कोई बड़ी सी भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं छोटी सी स्ट्रिंग ले रहा हूँ CWB और फिर स्लैश 0।
अब हम जानते हैं कि इंडेक्स होता है हमारे एरे का, जो कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। मेरे पास एक और स्ट्रिंग है दोस्तों m, जिसमें कॉपी करना है। हमने कुछ दिन पहले बात की थी एग्जीक्यूशन टेबल की। हर लूप का एक एग्जीक्यूशन टेबल बन सकता है। तो एग्जीक्यूशन टेबल में सबसे पहले कौन आ रहा है, आई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एन आई। और हर बार हम एन आई से पूछ रहे हैं कि क्या आप नॉट इक्वल टू स्लेस 0 है। अगर ट्रू तो हम सिस्टम से कह रहे हैं कि जो भी m के आई n के आई में है वो m के आई में आ जाए, और हम सिंपली कह रहे हैं आई प्लस प्लस। अब तो सब कुछ आसान है दोस्तों, देखिए कैसे वर्क करेगा। पहली बार आई 0, और हम जानते हैं कि 0 पोजीशन पे क्या है, सी। क्या ये स्लेस 0 नहीं है, यस। अब m के 0 में क्या आ जाएगा, जो भी n के 0 में था ना, सी था, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। आई बढ़ के 1 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आई 1 हो चुका है, अब n के 1 पे क्या है, w, जो कि स्लेस 0 नहीं है, तो m के 1 में w कॉपी हो गया। अब आई हो गया 2। अब देखिए 2 पे क्या है दोस्तों, b, जो कि स्लेस 0 नहीं है, तो m के 2 में b कॉपी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ w भी कॉपी हुआ था और b भी कॉपी हुआ। लेकिन अब दिक्कतें शुरू हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि हम 3 पे पहुंच चुके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 पे स्लेस 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, और हम जानते हैं कि लूप नहीं चलता जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो टेक्निकली सिस्टम यहाँ जाएगा ही नहीं। लेकिन जहां हम रुके थे वहां पे आई की 3 थी, तो हम सिस्टम से क्या कह रहे हैं कि सिस्टम आप m के आई में, यानी m के 3 में क्या आंसर करें, स्लेस 0। अभी जब आप लोगों के लिए मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो इस लाइन को नहीं लिखूंगा। जब हम इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो भी CW भी प्रिंट होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्लेस 0 नहीं मिलेगा तो गार्बेज डेटा प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि स्ट्रिंग कहाँ एंड हुई, जिस कारण से यहाँ पे मैन्युअली हमें स्लेस 0 कॉपी करना होगा। और केवल यही एक छोटी सी पॉइंट है जिस कारण से क्वेश्चन कैंपस में आता है कि वी हैव टू मैन्युअली इंसर्ट स्लेस 0। तो वैसे तो जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं अपने आप स्लेस 0 इंसर्ट हो जाता है, लेकिन जब हम कॉपी परफॉर्म करेंगे मैन्युअली तो स्लेस 0 हमें खुद इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हम प्रोग्राम बनाना चाहेंगे स्ट्रिंग कॉपी का विदाउट strcpy। तो जैसा हमने भी लॉजिक देखा था, हमें इस लॉजिक को फॉलो करना होगा। कभी कभी इंटरव्यूज में लॉजिक दिया रहता है, आपको लॉजिक को फॉलो करके प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो हमेशा की तरह हमें कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, और यहाँ पे मैं एक मैक्रो डिफाइन कर लेता हूँ दोस्तों। मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम जहाँ जहाँ साइज लिखा हो वो रिप्लेस हो जाए। या रिप्लेसमेंट फंक्शन। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करें तो जहाँ जहाँ लिखा हो साइज वो 10 से रिप्लेस हो जाए। अब इस टेक्निक का बेनिफिट क्या है कि अगर हमें कल को साइज बढ़ानी पड़ी तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 100 भी कर सकते हैं। हमने मेन फंक्शन डिफाइन कर लिया, और जैसा कि लॉजिक में लिखा था कि मैं 2 स्ट्रिंग चाहिए, दोनों की हम साइज सेम रख रहे हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स को जावा आता है या C# आता है, तो वहां पे हम ऐसा लिखते हैं स्ट्रिंग n, m। लेकिन दोस्तों सी में ऐसा नहीं कर सकते, सी में आपको कैरेक्टर अरे बनाना होगा। तो सी लैंग्वेज में कैरेक्टर अरे मींस स्ट्रिंग।
अब लॉजिक के हिसाब से हमें पहली स्ट्रिंग इनपुट करवानी पड़ेगी, तो एंटर स्ट्रिंग, गेट इस फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग एन इनपुट कर लिया। हमें एक लूप चाहिए दोस्तों इंटीजर आई का, परफॉर्म लूप अप टू /0, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग का एंड जो होता है वो /0 से होता है। तो हमने लास्ट टाइम फॉर लूप सीखा था कि फॉर लूप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 0 से शुरू करना है और जब तक कि n की आई में /0 ना आ जाए। लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था दोस्तों कि हम /0 की जगह क्या क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों /0 की जगह सिंपली 0 लिख सकते हैं, i प्लस प्लस। रीजन क्या है, सी क्यू आस्की वैल्यू ऑफ /0 इज 0। तो जैसे कैपिटल ए की 65 होती है वैसे /0 की आस्की वैल्यू 0 होती है। तो जहां जहां /0 लिखना था वहां पे 0 भी लिखा जा सकता था। तो हम सिस्टम से कह रहे हैं कि सिस्टम हमें 0 से लूप शुरू करना है जब तक कि n की आई में 0 ना आ जाए। तो टेक्निकली वी कैन राइट /0 like this or we can simply write 0। अब हमें करना क्या है, हमें m की आई में n का i भेजना है, जिसे हम कहते हैं एग्जिट कॉपी। जबकि घर में आपको क्या करना है, ट्राई कॉपी इन अपर केस। जब आपको मैंने लॉजिक सिखाया था तब मैंने आपको कंडीशन सिखा दी थी कि आप ये वाली कंडीशन लगा के अपर केस में भी कॉपी कर सकते हैं, या आप चाहे तो उसका लोअर केस भी बना सकते थे। यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल Z और यहाँ +32। तो उस केस में वो लोअर केस बन सकता था। अच्छा, ये लूप एंड हो गया। वी नीड टू मैन्युअली इंसर्ट /0 इन m। तो हम लिखेंगे m के i में क्या आ जाए, /0। और हम अंत में प्रिंट करना चाहेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू %s कॉपीड स्ट्रिंग इक्वल टू %s। अब अगेन %s इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग डेटा हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमें n को भी प्रिंट करवाना है और m को भी प्रिंट करवाना है। प्रोग्राम तैयार हो चुका है, इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट। स्ट्रिंग कॉपी विदाउट strcpy.cpp। इसे कंपाइल कर लेते हैं और अब इसे रन करते हैं। हमने कहा CWB, तो देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग भी CW है, कॉपी में भी CWB है। अब गलती से किसने ये मिस कर दिया, और इसे रन करते हैं। अब की बार हमने कहा इंडिया। देखिए दोस्तों, पहले में तो इंडिया प्रिंट हो रहा है, सेकंड में भी इंडिया प्रिंट हो रहा है, लेकिन क्योंकि सिस्टम को /0 नहीं मिला तो सिस्टम ने गार्बेज डेटा भी प्रिंट कर लिया। फिर से इसे रन करते हैं। अब की बार हम करें IBM। अभी उसे /0 मिल गया था पिछले डेटा का, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमेशा ऐसा जरूर नहीं। जैसे हमने कहा भारत, तो आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी शो हो रहा है क्योंकि सिस्टम को /0 नहीं मिल पाया है, जिस कारण से /0 इंसर्ट करना जरूरी है। फिर से कंपाइल करते हैं और फिर से रन करते हैं। हमने कहा भारत, तो हमें सही रिजल्ट मिल रहा है।